नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। चित्रकूट होते हुए प्रयागराज के लिए रवाना हुआ अतीक का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। जालौन में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों को थोड़ी देर रोकने के बाद अभी तक कहीं भी काफिला नहीं रोका गया। अतीक का काफिला झांसी कानपुर हाईवे से होते हुए एटा पहुंचा। वहां एटा टोल प्लाजा से गुजरकर काफिला कैथरी से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चढ़ा। यहां से सीधे चित्रकूट होते हुए प्रयागराज के लिए कूच कर गया। उसके पीछे मीडिया के साथ अतीक की बहन की गाड़ी भी साथ चल रही है। ये 5 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कहां से अतीक का काफिला होकर गुजरा है, ये टीवी स्क्रीन पर आप 5 तस्वीरें देख सकते हैं। रायबरेली, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट से होते हुए अब अतीक का काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है। और इस पूरे मामले पर उमेश पाल के परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा तो ये एक निवेदन है, ये आ रहा है यूपी, ठीक है, जो जज को फैसला सुनाना सुनाए, लेकिन ये फैसला सुनाए कि कम से कम इसको फांसी हो जाए। अगर नहीं फांसी की सजा सुनाते, इसको बीच रोड पे इसको गोली मरवा दें, इसका इनकाउंटर करवा दें। जैसे मेरा बेटा मारा गया, 2 साथ में गनर मारे गए, वैसे इसको भी मारा जाए। इसलिए कि मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, उस समय काले कोट पे था, 2 गनर वर्दी पे थे। काले कोट और खाकी वर्दी की इसने इज्जत नहीं किया, मरवा दिया। तो आज मेरा बेटा मरा, 2 गनर हुआ, वो भी किसी के बेटे थे। आज सबको दर्द हो रहा है। तो जैसे हम लोगों को दर्द हो रहा है, वैसे ये मारा जाए तो इसके बीवी, इसके बच्चों को दर्द होगी। परिवार में अगर कोई मारा जाता है तो कैसे दर्द होता है। अगर ये नहीं मारा जाता तो आज मेरे बेटे को मारा, कल मेरे परिवार को, उसको मरवाने में टाइम न लगेगा। लेकिन इसलिए मुझे मुख्यमंत्री से, प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करना कि इसको जीवित न छोड़े। मैं न्यायपालिका से अपील करूंगी कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए, कारावास न दिया जाए। कारावास देने का मतलब है कि कल को ये फिर से किसी की हत्या करवा सकते हैं, शायद अगला टारगेट हम ही सब हों। इसलिए मैं न्यायपालिका से यही अपील करूंगी कि इनको जो है फांसी की सजा दी जाए। मैं तो न्यायपालिका से यही अनुरोध करूंगी और यही कहूंगी कि उन लोगों को, जैसे मेरे भैया को मारा गया, वैसे उन लोगों को भी भरे बाजार में मारा जाए, छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। अतीक, अशरफ, असद सबको ढूंढ के वैसे ही मारा जाए। अतीक, अशरफ तो आ ही रहे हैं, लेकिन वैसे अरशद को भी ढूंढ के मारा जाए, छोड़ा ना जाए। जैसे उनकी बहन ने गुहार लगाई कि उनके इनकाउंटर का डर है, उनकी बहन को पहले नहीं सोचना चाहिए था कि उमेश पाल भी किसी के भाई हैं। आज अपने उनके भाई जिंदा हैं तो गुहार लगा रही है कि हत्या हो जाएगी। वो भी एक मर्डरिस्ट है। उमेश पाल किसका मर्डर करे हुए थे? कभी किसी का मर्डर नहीं करें। किसी कहीं पे भी दिखा दें कि हाँ कोई कागज में कि उनका मर्डर में नाम आया है। मेरा तो ये एक निवेदन है, ये आ रहा है यूपी। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अतीक का काफिला आपसे कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाला है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है और ऐसे में जहां भारी पुलिस बल भी साथ में काफिले के चल रहा है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं कल सुबह 11 बजे अतीक को कोर्ट में पेश किया जाएगा और ऐसे में जहां तमाम बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई और सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही हमारे साथ पूर्व डीजीपी एके जैन जी जुड़ गए और उसके अलावा बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एके जैन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अतीक की हिस्ट्री रही है, 100 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले पर उन्हें सजा नहीं हुई है और अगर कल उन्हें सजा सुनाई जाती है तो ये एक पहला ऐसा मामला होगा। आखिर कहां सिस्टम का फेलियर रहा? सिस्टम का फेलियर टॉप टू बॉटम है जी। जिस पुलिस वाले ने तफ्तीश शुरू करी, जिसने कोई कार्रवाई शुरू करी, उसका तबादला हो गया, उसको धमकियां मिल गई, उसको वहां से हटा दिया गया, उससे तफ्तीश ले ली गई। तो ये पुराना इतिहास रहा है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था इसको, और इसी वजह से कोई भी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है समुचित तरीके से। चाहे जेल के स्टाफ हों, पुलिस में भी बहुत से लोअर स्टाफ ऐसा है जिसकी की मिली भगत सामने आई है, उनका अब स्थानांतरण किया गया है, पहले ही हटा देने चाहिए थे।
तो ये इस टाइप की जो गतिविधियां हैं, जजेस जो हैं तारीखों पे तारीख देते रहे, वकील तारीख लेते रहे, गवाह तारीखों पे नहीं जा रहे मारे डर के कि मार दिए जाएंगे। तो ये तो एक गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है जो कि प्रयागराज में हो रही थी। पर अब गवाह आ रहे हैं, गवाहियां हो रही हैं। यूपी का जो अभियोजन शाखा है, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट है, वो इस ओर लगा हुआ है कि किसकी गवाह की गवाही होनी है, उसको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उसकी गवाही कराई जा रही है। और अब कल जो है वो सजा सुनाई जाएगी। कल पहले दोषी करार दिए जाएंगे, फिर उसके बाद सजा होगी। इसमें फांसी का प्राविधान है। इस मुकदमे में सख्त से सख्त सजा की उम्मीद मैं रखता हूं कि होगी। और अब ये जेल से बाहर इस माफिया को आना नहीं चाहिए, इसको और इसके गुर्गों को और इसके भाई को। जी बिल्कुल। घनश्याम सिंह लोधी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार लगातार गुंडे माफियों पर जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपाती आई है, लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ ये आरोप लगाता है कि जो कार्रवाई होती है वो एक तरफा होती है। नमस्कार जागृति जी। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और योगी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। मैं समझता हूं चाहे गुंडा मवाली कोई भी हो, या माफिया हो, कोई कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता और उसे सजा मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कल इनकी पेशी है जो आ रहे हैं और कोर्ट में पेश होंगे। कल उन्हें कोर्ट सजा सुनाएगा शायद, और वो भी इस कानून से नहीं बच सकते। जी ए.के. जैन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 36 घंटों का सफर तय करके जो है अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है, एयरलिफ्ट करके क्यों नहीं लाया गया? प्रदेश सरकार इनको एक सामान्य अपराधी का दर्जा दे रही है, प्रिजन वैन से लाया जा रहा है। जी संदेश साफ है कि सामान्य अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा। जी पर क्योंकि सुरक्षा प्रोवाइड करनी जरूरी थी, इसलिए प्रिजन वैन में और साथ में सुरक्षा कर्मी है। जी एयरलिफ्ट भी किया जा सकता था, एक से एक अच्छी गाड़ियों से भी लाया जा सकता था, पर जो नियम है उसका पालन करते हुए प्रिजन वैन से लाया जा रहा है। एक संदेश साफ है कि कोई वीआईपी प्रिजनर नहीं है। सुरक्षा आवश्यक थी, इसलिए सुरक्षा दी जा रही है, जिससे रास्ते में कहीं फरार ना हो जाए या इसके विरोधी, कईयों को मार रखा है, जी कहीं कोई इनके विरोधी कोई फायरिंग ना कर दें, कोई और घटना ना कर दें, कभी उसका आरोप यूपी पुलिस पे लग जाए, इसलिए सुरक्षा दी जा रही है। परंतु सामान्य अपराधी की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है और प्रिजन वैन से लाने का निर्णय सराहनीय है। जी बिल्कुल। चलिए अपने सहयोगियों का भी रुख कर लेंगे। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब अशरफ को भी जो है प्रयागराज लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी शाइस्ता परवीन जो हैं वो अभी तक मिल नहीं पाई है, अभी तक उनकी खोजबीन जारी है और ऐसे में कल 11 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाना है। देखिए, जिस मामले को लेकर कल कोर्ट फैसला सुनाएगी वो 2006 का मामला है और उसमें 2007 में एफआईआर दर्ज की गई थी। यानी कि उस मामले में शाइस्ता परवीन का भी कोई जिक्र नहीं था और उसमें अतीक अहमद हैं और उसके अलावा जो उनका भाई है अशरफ, इसके अलावा 11 लोग और जो सहयोगी हैं उनका नामजद इस एफआईआर हुई थी। सभी लोगों को कल वहां पर पेश होना है। जो जहां पर है उसको लेकर पुलिस पहुंचेगी और कोर्ट में पेश करेगी और फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में फैसला सुनाने के बाद इनको उनकी जेलों में वापस शिफ्ट किया जाएगा। अतीक अहमद की बात की जाए तो 1 से 1.5 घंटे में वो नैनी जेल पहुंच जाएगा, यानी कि अभी से 15 से 20 मिनट बाद वो प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करेगा और उसके बाद उसको नैनी जेल सीधा ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर अशरफ की बात करें तो अशरफ भी रायबरेली होते हुए शाहजहांपुर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद करीब 2 से ढाई घंटे बाद वो भी बरेली से निकल चुके हैं, यानी कि 2 से ढाई घंटे बाद वो भी प्रयागराज पहुंचेंगे। तो फिलहाल आज की रात वहां पर दोनों की बीतेगी। सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम किए गए हैं, सभी को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और यहाँ पर लखनऊ में बैठे डीजी जेल जो है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करा रहे हैं। यहाँ पर एक वॉल बनाई गई है, सीसीटीवी वॉल बनाई गई है, वहां से इस पूरी जेलों की निगरानी होगी 24 घंटे की। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जैन जी से, वो भी डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के और उनसे सवाल जरूर बनता है क्योंकि जब उनके शासनकाल का था, जब वो डीजीपी थे सूबे के, तब इस तरह के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर 150 से ज्यादा ऐसे सहयोगी थे अतीक अहमद के जो इलाहाबाद से ताल्लुक रखते थे और उनका हिस्ट्री शीट में नाम था,
अतीक के सहयोगी के तौर पर एफआईओ में उनके नाम दर्ज थे। आखिर क्या वजह थी जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? लखनऊ में भी एक बड़ी तादाद में इनके सहयोगी इनके शेल्टर्स दिए रहते थे, तो क्या वजह थी जब आप डीजीपी रहे तो उस समय ऐसे अतीक या मुख्तार जैसे जो भी अपराधी रहे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? AK जैन जी, जी बिल्कुल, और यहाँ पर AK जैन जी से संपर्क टूट गया है। घनश्याम सिंह लोधी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो ये पूरी प्रक्रिया है, इस बीच जो है अतीक अहमद की बहन भी आरोप लगा रही हैं कि उनके भाइयों को जान का खतरा है। चाहे फिर बात अतीक अहमद की हो या अशरफ की हो, वो दोनों भी कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। और इस बीच जिस तरह से जनता की बीच से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि गाड़ी पलट सकती है, गाड़ी पलटने वाली है, किस तरह का संदेश जो है वो जनता के बीच जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया से? ये जो अपराधी हैं उनमें तो खौफ है, लेकिन आम जनता में कोई खौफ की वजह नहीं है, क्योंकि अपराधी तो डर रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ चल रही है। तो यहाँ माफिया हो या भू माफिया हो, वो तो परेशान हैं, लेकिन आम जनता बहुत सुखी है और बहुत खुश है इन कार्रवाइयों से, और कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि कल से ये लोग लेके चले हैं, मेरे ख्याल से अब पहुंचने वाले हैं, और ये सुरक्षित हमारा जो प्रशासन है वो सुरक्षित उन्हें पहुंचाएगा। जी बिल्कुल। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ ही देर में अतीक का काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंचने वाला है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? काफिला और उसके भाई अशरफ का थोड़ी देर पहुंच जाएगा और प्रयागराज की बताया प्रवेश कर चुके हैं, मगर उससे पहले जेल के बाहर गतिविधियां तेज हो गई हैं, पुलिस के मूवमेंट तेज हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे नैनी कारागार में किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के नौजवानों को तैनात कर दिया गया, पूरी छावनी में तब्दील कर दी गई है नैनी जेल परिसर को। और ऐसे में यहाँ पर एसीपी करछना और अन्य लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और गश्त भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, अशरफ को ले जाया जा रहा है, अतीक भी कुछ ही देर में जो है प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीद जनता की तरफ से जो है देखने को मिल रही है? जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि कल 11 बजे जो है कोर्ट में इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला राज्यपाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उमेश उसके गवाह थे और उसे जबरन गवाही दिलाने के नाम पर ही उमेश का अपहरण किया गया था। और आज उसी अपहरण के मुद्दे में भले ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई हो, 24 फरवरी को प्रयागराज में उनकी हत्या कर दी गई, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 5 से ज्यादा लोगों ने बम तक बरसाए, और उसी उमेश पाल को लेकर ही आजकल फैसला आने वाला है, क्योंकि उनका 2007 में एक अपहरण किया गया था, 2006 में एक अपहरण किया गया था, और जबरन राजू पाल की हत्या में जो वो गवाही थी उनकी कराई गई थी। इस तरह के आरोप अतीक और उनके भाई अशरफ पे लगे थे। उसी मुकदमे में फिलहाल कल ये फैसला आने वाला है। कई तरह के बड़े आरोप भी लगे थे कि राजू पाल की हत्या जिस तरह से की गई थी, दिन दहाड़े 45 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी, ऐसे में अतीक और उनके भाई पर उनको मुख्य आरोपी बताया गया था। अब फिलहाल ये फैसला अभी उमेश पाल की जो अपहरण हुआ था उसको लेकर आने वाला है। लेकिन अगर आप बात करेंगे अतीक अहमद की, तो कई ऐसे सिलसिलेवार हत्याकांड है जिसमें अतीक अहमद का सीधे तौर पर नाम शामिल था। अब उस मामलों की, यानी कि जो अभी जो 28 तारीख को फैसला आएगा, इसके बाद लगातार फैसलों की झड़ी लगने वाली है। कई ऐसे पुराने मुकदमे हैं जिनकी इसके अलावा एक मुकदमा राजू पाल का है, फिर इसके अलावा एक वहां पर एक वहां के जो विधायक प्रत्याशी थे उनकी हत्या की गई थी, उसमें भी अतीक अहमद का नाम था, उसमें भी अशरफ का नाम था। तो फिलहाल अभी कई ऐसे हत्याकांड हैं जिसको लेकर भी फैसले आने बाकी हैं, यानी कि मुश्किलें जो अतीक अहमद की हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। और चूंकि अब पुराने मुकदमे हैं, ये 8 साल 10 साल पुराने मुकदमे हो चुके हैं, इसमें सब में अब जजमेंट की तैयारी है, सब में जजमेंट आने हैं। अब जो अतीक को जो जेल से रहने की बात कर रहे थे AK जैन, जाहिर तौर पर अब अतीक का जेल से आना नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि लगातार फैसलों की झड़ी लगी रहेगी। ऐसे में अब वो जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन फैसले किस तरह के होंगे ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। तौकीर, घनश्याम सिंह लोधी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो अतीक की अगर बात की जाए, हिस्ट्री उनकी देखी जाए, तो 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और ये ऐसा पहला मामला है जब उनको सजा होने जा रही है। कल जो है कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनको क्या सजा जो है वो दी जाती है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे मुकदमे हैं जो अभी तक जिन पर सजा नहीं दी गई है, कब तक उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ऐसे में माफियाओं पर किस तरह से नकेल कसेगी, इस जो फैसला होगा कल आने वाला, उसी के बाद ये तय हो पाएगा।
देखिए, अतीक अहमद एक बहुत बड़ा मुलजिम है और माफिया है, क्योंकि जो पूर्व में सरकारें रही हैं है ना, वो बचाती रही हैं ऐसे माफिया को। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कोई माफिया या कोई क्रिमिनल कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट में कल पेशी है और उसे सजा मिलेगी। जो भी कोर्ट सजा सुनाएगा उसका सबको स्वागत होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रामनगर में 28 मार्च से 30 मार्च तक G20 समिट की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कालिका मार्ग स्थित कालिका माता जी मंदिर में पहुंचे और सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि आगामी यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को न हो। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। आज भी अधिकारियों की और सभी विभागों के साथ बैठक की गई है। वहां पंचायत के लोगों की जो सोच है और जो मांग है उसी के अनुरूप यात्रा की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर हमारी सभी तैयारियां ऑलमोस्ट इस बार बहुत पहले ही हमने शुरू कर दी है। जो चारधाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी, वो इस बार हमने जनवरी माह से, और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए, मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है। और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनका जो सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा को संचालित करेंगे। और महापंचायत के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह भी, और दूसरा यात्रा भी सुव्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो, किसी आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अत्यधिक जो दबाव होता है उस दबाव को भी ठीक प्रकार से नियंत्रित करना है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। विश्व परिषद यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय तय हो गया है। 22 अप्रैल को देश विदेश के आम श्रद्धालुओं के लिए मां यमुना के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोल दिए जाएंगे। श्री यमुनोत्री मंदिर समिति ने पंचांग गणना पश्चात विधिवत घोषणा की है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के चलते संबंधित विभाग चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। इस दौरान पर्यटन धर्म मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जय श्री यमुने। मां यमुना जी के प्राकट्य दिवस चैत्र शुक्ल षष्ठी मां यमुना जयंती, आज के दिन ही मां यमुना जी गोलोक धाम से विश्व कल्याण हेतु इस धरा पर अवतरित हुई हैं। इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और एवं इसी पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त भी तय किया गया है, जो कि हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार शुभ संवत 2080 वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया जिसको कहते हैं, 22 अप्रैल 2023 9 गते वैशाख शनिवार, कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त, कृतिका नक्षत्र की पावन बेला पर मध्याह्न 12:41 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट विश्व कल्याण हेतु खोल दिए जाएंगे। एवं इसी दिन मां यमुना जी की उत्सव डोली अपने भाई समेश्वर देवता की अगुवाई में, इस दिन मां यमुना जी की डोली अपने भाई समेश्वर देवता की अगुवाई में प्रातः 8:25 पर अपने प्रवास स्थल खरसाली कुशीमठ से यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यमुनोत्री मंदिर समिति परिवार, सचिव यमुनोत्री मंदिर समिति सुरेश सुनियाल, आप सभी को मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास से एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता है और आप सबकी अनंत मंगल कामनाओं के लिए मां यमुना जी से प्रार्थना है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने G20 को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक और किसान पहले सूखे और अब बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुका है, तो दूसरी तरफ सरकार को G20 के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि किसान पहले सूखे की मार से परेशान रहा, फिर बारिश हुई तो इतनी ज्यादा कि ओले गिरने से गेहूं की फसल और पहाड़ी काश्तकारों की फल सब्जियां पूरी तरह चौपट हो गई। किसान सड़क पर आने को मजबूर है, लेकिन सरकार को G20 से फुर्सत नहीं मिल पा रही। कि सूखे की चपेट में पहले
प्रदेश के किसान बागवान रहे हैं। अब बारिश की मार से गेहूं की फसल, जो हमारे बागवानों की जो फल हैं, वो सब सब्जियां हैं, वो सब तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सरकार इस तरफ तो सुध ले नहीं रही, न कोई सर्वे हो रहा है। हाँ, G20 में ये लोग लगे हुए हैं, मेहमानों के आवभगत में लगे हुए हैं, और यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा पांडे से फोन पर बात कर उनको बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। मंत्री चंदन रामदास ने रेखा पांडे से फोन पर बात कर उनको महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने के लिए बधाई दी। बता दें कि बागेश्वर की रेखा गरुड़ क्षेत्र के भेटा की रहने वाली है। महिलाओं के बढ़ते कदम के लिए रेखा अपने आप में मिसाल है। चलिए, आप रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।